गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास लेकर। सभी बच्चे जुड़ेंगे ताकि एक नए चैप्टर के साथ आज की क्लास शुरू की जा सके। चैप्टर है ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। आर्थिक विकास हम लोगों ने देखा हुआ था और उसी आर्थिक विकास वाले भाग में थोड़ा सा एड ऑन करेंगे। आज की क्लास लगभग 1.5 घंटे तक ही चलेगी, क्योंकि शाम को एक मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग की भी क्लास होती है यूट्यूब पर, तो उसके साथ भी जुड़ना होगा। तो लगभग 1.5 घंटे तक यह क्लास हम लोग लेंगे और आशा करते हैं कि शायद इसी बीच में आपका यह चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। नहीं भी होगा तो थोड़ा बहुत बचेगा जो कल के लिए समाप्त करेंगे। कुछ आपकी छुट्टी भी होने वाली है दीपावली की। आई थिंक 31 से कुछ दिन क्लास आपकी बंद रहेगी, तो अगर चाहे तो उस बीच में अपना रिवीजन करते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, छुट्टी क्लास की होगी, आपकी नहीं, मेरी नहीं। मैं अपना काम करता रहूँगा और आप भी अपना काम करते रहेंगे। छुट्टी पर जाने से पहले यानी कल 30 है ना, कल 30 यानी 30 को मैं आपको एक टास्क भी दे दूंगा, एक क्वेश्चन भी लिखने के लिए दे दूंगा। तो इसी बीच में आप लिख करके सबमिट भी कर देंगे और जल्दी से जल्दी सबमिट करेंगे ताकि मैं चेक करके भी वापस कर सकूं। तो लगभग बारी बारी से सभी बच्चों के कॉपी चेक हो रहे हैं। एक दिन का कॉपी बचा हुआ है जो अब 1-2 दिन के बाद ही हो पाएगा। वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो सबसे पहले वही पूछेंगे। आज मेरा बर्थडे है ज्योति चौहान का, बहुत बहुत बर्थडे बधाई आपको ज्योति, और बहुत बहुत शुभकामना, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। दीपावली की तैयारी का संजना पाल करना चाहिए, वो सब चीज़ चलता रहेगा। अगर देखो सब कुछ छोड़ करके, अगर पढ़ाई को छोड़ करके अगर दीपावली की तैयारी करते हो तो यह एक अपराध ही है। सब कुछ करिए, पढ़ाई छोड़ के मत कीजिए। कितना भी जीवन में दुख हो जाए, सुख हो जाए, पढ़ाई को छोड़ करके आप तैयारी, मतलब तैयारी को छोड़, पढ़ाई छोड़ करके आप किसी और काम में लग जाते हैं। ये थोड़ा अनजस्टिफिकेबल है, इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते। तो ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव देखें जरा, इसी को हेडिंग में ले लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें देखना होगा। आर्थिक प्रभाव हमने देखा था कि आर्थिक जो नीति थी, आर्थिक नीति को हमने पहले ही देखा हुआ है। अब जरा उसके इम्पैक्ट को देख लेते हैं। यानी ब्रिटिश शासन का एक चीज और यहां पर गौर कीजिएगा, मैं थोड़ा दिखा देता हूं कि जो चैप्टर अपना चल रहा है वह चल रहा है ब्रिटिश शासन के का आर्थिक प्रभाव होगा। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव वाला चैप्टर ये चल रहा है, चैप्टर नंबर 8। और ब्रिटिश, इसके बाद चैप्टर नंबर 9 होना है, नए भारत का उदय, यानी राष्ट्रीय आंदोलन जो है 1858 से 1905 तक आपका होगा। 13 चैप्टर है आपका टोटल इस क्लास में। पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें और क्या ऐड ऑन किया जाना है। तो उससे क्या होगा कि हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो 9 चैप्टर हो जाएगा और इसके बाद जो चैप्टर बचेंगे, 10 तो ऑलरेडी हो चुका है, 10 तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। तो यहाँ पर अब 3 चैप्टर और उसके बाद बचे रहेंगे, और वो बचे रहेंगे आपके राष्ट्रवादी मूवमेंट है जो 1905 से लेकर के 1918 तक होगा। फिर स्वराज के लिए संघर्ष और स्वराज के लिए संघर्ष 2। इस तरह से अपने चैप्टर पूरे हो जाएंगे। कुल मिला के 13 चैप्टर पढ़ना है और आज हम लोग 8वें चैप्टर पर हैं। 10वां चैप्टर हो चुका है, यानी 10th नंबर चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन कर लिया था। तो अब मेरे पास 3-4 चैप्टर ही बचे हैं इस बुक का, जिसको कि कंप्लीट करना है। लेकिन टाइम फिर भी आपको 15-20 दिन लग सकता है। देखते हैं कितना जल्दी समाप्त किया जा सकता है। तो ब्रिटिश शासन का जो आर्थिक प्रभाव है, इसी को आज हम लोग कवर करने वाले। और कवर कैसे होगा, तो जरा यहां से कवर करते हैं इस जगह से। तो ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, तो अगर शासन का आर्थिक प्रभाव देखा जाए तो इतनी बातें तो समझ में आपको आ ही गई होगी। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, इतना तो हम लोगों ने समझ ही लिया है कि ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव कभी भी सकारात्मक नहीं रहा होगा। ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव कभी भी सकारात्मक नहीं रहा होगा। कुछ बच्चों को लिखने में दिक्कत हो रही, वो कह रहे हैं कि बहुत आपने लिखा दिया, इतना नहीं लिखना चाहिए, आपने हद कर दी। ये सभी बच्चे कहते हैं। मैंने चैट में ही देखा था कि आपने बहुत अधिक लिखा दिया, NCERT से ज़्यादा तो आपने लिखा ही दिया है। तो जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं वो क्लास में, मतलब उनको मुझे लगता है कि आने की ज़रूरत भी नहीं होगी। उनको फिर विश्वास नहीं होगा कि जो कर रहे हैं आपके लिए वो आपके लिए बहुत ही अधिक फलदायी होने वाला है भविष्य में चल करके।
लिखना मैं मानता हूँ कि लिखते हैं, जैसे एक बोर्ड लिखा फिर उसको समझाया, एक बोर्ड लिखा फिर उसको समझाया, क्योंकि लिखते वक्त भी बोलते जाते हैं तो उसको भी आप सुनेंगे और फिर उसको रुक करके थोड़ा समझा भी दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया मैंने बनाई है जो बच्चों के लिए बड़ा फलदायी रहा है, क्योंकि 20 साल से लगभग मैं यही काम कर रहा हूँ। तो अभी आप मान लो आपने कोर्स परचेज किया है, छोटा सा कोर्स है, जनरली मैं यूपीएससी में पढ़ाता हूँ, तो आपके लिए ये कोर्स भी मैंने लॉन्च किया है। तो आपने अभी परचेज किया है, लेकिन आपके जैसे हजारों हजार बच्चे आगे पढ़ के जा चुके हैं जिन्होंने इस पद्धति के माध्यम से बहुत कुछ गेन किया है। तो हो सकता है कि सभी बच्चों की समझ अलग अलग होती होगी, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकालते हैं। दूसरा है कि जो हमारा पारिवारिक माहौल होता है, पारिवारिक संस्कार होता है कि हम बड़ों के साथ कैसे बात करें या टीचर से हम क्या बात करें, क्या टीचर पर भरोसा है या नहीं, वो भी हमारे आरे आ जाता है। मैं सारी बातें समझता हूँ इस समाज में रहने के दौरान। एक होता है कि अपनी बुद्धि हमें अधिक दिखाई देती है, तो उस वजह से भी दूसरे की बुद्धि दिखाई नहीं देती है। आप गुस्से में होते हैं तो भी दूसरा सामने वाला आपको बुरा ही नजर आएगा। ये सब सारी प्रक्रिया है। तो आपके सारी नाराजगी हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, और लेकिन चलेंगे वैसे ही जैसे मुझे चलना है, क्योंकि अगर आपके हिसाब से चलेंगे तो फिर वो उस मुकाम पर पहुंच नहीं पाएंगे कि जो जिस मुकाम पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, कि जब तक मुझे संतुष्टि नहीं होगी तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आप अपने हिसाब से चलिए और मुझे अपने हिसाब से चलने दें, ताकि आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, नहीं अच्छा लगता है तो आप कोर्स को छोड़ दीजिए। और फिर अधिकांश कोर्स कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री भी आपका मैक्सिमम कंप्लीट हो गया, 3-4 चैप्टर बचा हुआ है। अगर चाहें तो आप अब 3-4 चैप्टर नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, और उसके लिए आधार बैच वगैरह किया गया है, वहीं से आप कवर कर लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यही तरीका सही है। आप लिखना चाहते हैं लिखें, नहीं लिखना चाहते हैं नहीं लिखें, जैसे भी हो आप पढ़ें, बस पढ़ें आप, ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। तो ब्रिटिश शासन का अगर आर्थिक प्रभाव देखें तो ब्रिटिश शासन की आर्थिक संरचना के बारे में हमने जाना हुआ है कि ब्रिटिश शासन की आर्थिक संरचना क्या थी। और अगर ब्रिटिश शासन को अभी तक हमने पहचाना है तो यह जरूर पहचाना है कि ब्रिटिश शासन कभी भी भारतीयों के फायदे के लिए काम नहीं करता है। कोई भी औपनिवेशिक शासन भारतीयों के फायदे के लिए काम नहीं करेगा। जब भी कहीं पर भी उपनिवेश की स्थापना होगी तो वह वहां के संसाधनों का दोहन करेगा, और दोहन करके जो मातृ देश है, यानी जिस देश से वह बिलोंग करता है, उस देश के फायदे के लिए वह कार्य करता है। यह तो अंडरस्टूड है, इसमें तो मुझे लगता है कि किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अब डाउट नहीं होगा कि ब्रिटिशों ने अगर कुछ किया भारत में तो वह अपने फायदे के लिए किया। इसको सरल तरीके से समझाने के लिए कहा जाता है कि अगर ब्रिटिश मुस्कुराए तो भी अपने फायदे के लिए मुस्कुराए, भारतीयों के लिए या उपनिवेश के फायदे के लिए कभी कार्य नहीं करते। तो अगर आर्थिक प्रभाव की बात करें तो आर्थिक प्रभाव हमेशा नकारात्मक ही होगा। यह तो हम माने ना कि जब जब उपनिवेशवादी प्रक्रिया ही शोषणकारी प्रक्रिया है तो आर्थिक प्रभाव भी नकारात्मक ही रहा होगा। अब हमें यह देखना होगा कि आर्थिक प्रभाव किस पर पड़ा होगा, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं उस पर आर्थिक प्रभाव कैसे पड़ा। इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके यही बताने की कोशिश की गई है, जिसको हम लोग अभी कवर करेंगे। तो आर्थिक प्रभाव अगर देखा जाए तो किस पर पड़ना चाहिए, तो किस पर पड़ेगा। तो आर्थिक प्रभाव के क्षेत्र है या आर्थिक दुष्प्रभाव के अगर क्षेत्र देखा जाए तो कहां पर होगा। दुष्प्रभाव के क्षेत्र अगर देखा जाए तो यह कहां पर हो सकता है। तो सबसे पहला तो हम देखेंगे कृषि क्षेत्र हो जाएगा। कृषि क्षेत्र यहां पर हो जाएगा। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए। यहां पर बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव आपके लिए परिलक्षित होगा। कैसे कि भूमि राजस्व व्यवस्था का निर्धारण इस प्रकार से किया गया कि अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति की जा सके, और अधिकतम भू राजस्व का अगर दोहन करेंगे तो किसानों को फिर अधिक भू राजस्व देना पड़ेगा और वह गरीबी के दलदल में धंसता चला जाएगा। फिर हम देखते हैं कृषि क्षेत्र में व्यवसायीकरण प्रारंभ किया गया, नकदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया, और नकदी फसलों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन कंट्रोल वे में दिया गया। जहां पर इसको जरूरत थी वहां पर इसको प्रोत्साहित किया गया, और जहां नहीं जरूरत थी वहां पर ऐसे ही छोड़ दिया गया, वहां पर कोई प्रोत्साहन दिया भी नहीं गया। तो ऐसे मौके पर किसान कर्ज जाल में फंसते चले गए, क्योंकि नकदी फसल के उत्पादन के लिए अधिक संसाधन की जरूरत थी और किसानों के पास संसाधन होता नहीं है, और वह संसाधन कर्ज लेकर के हुआ पूरा कर रहा है। तो कृषि का पिछड़ापन है। ग्रामीण क्षेत्र में हम ऋणग्रस्तता देखते हैं, या कृषि के व्यवसायीकरण का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम आता है कि किसान ऋणग्रस्त होते चले गए। तीसरा हम देखते हैं कृषि का विकास हुआ ही नहीं।
कृषि में जिसने भी शोषण किया लेकिन किसी भी प्रकार का निवेश नहीं हुआ। ये हम लोगों ने देखा हुआ था कि अगर 18 करोड़ रुपए का राजस्व आया, मतलब भू राजस्व अगर 18 करोड़ रुपए की वसूली हुई तो उसमें केवल 65 लाख रुपए सिंचाई प्रबंधन पर खर्च किए गए। यानी कृषि विकास के लिए किसी भी प्रकार के उपाय सरकार के द्वारा नहीं किए गए, अधिक से अधिक दोहन किया गया। ऊपर से जो जमींदारी व्यवस्था है या मान लो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, वहां पर एक और दुष्परिणाम आ जाता है। वह दुष्परिणाम क्या है कि जमींदारी वाले क्षेत्र में हम देखते हैं अनुपस्थित जमींदारी व्यवस्था विकसित हो जाती है, और जो रैयतवाड़ी क्षेत्र है वहां पर महाजन और सूदखोर स्थापित हो जाते हैं जो किसानों का खून चूस लेते हैं। इस तरह से कृषि क्षेत्र में ब्रिटिशों का आर्थिक प्रभाव बेहद गंभीर स्थिति का रहा, और ब्रिटिशों के कारण किसान गरीब ही नहीं रहे बल्कि अभी भी गरीब हो रहे, अभी भी गरीब ही बने हुए। ठीक है, अभी भी गरीब बने हुए। चलिए हम क्या देखते हैं कि पहला हमने देखा कृषि क्षेत्र का पतन होता है। दूसरा हम देखते हैं विऔद्योगीकरण होता है। औद्योगिकरण होता है। विऔद्योगीकरण का मतलब क्या है? इसका मतलब है हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। ठीक है, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो जाता है। हस्तशिल्प का मतलब क्या होता है? हैंडमेड जो हम कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट जो उद्योग है, जो हमारे यहाँ की का मुख्य उद्योग हुआ करता था, उसका पतन हो गया, जो शहर बेस्ड था। और जब मुख्य उद्योग का पतन होगा तो यह बेरोजगारी को बढ़ाने वाला कार्य होगा। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन अगर होता है तो इससे क्या होगा? यहां पर गरीबी आएगी। क्या आएगी? गरीबी आएगी, बेरोजगारी आएगी। बेरोजगारी आएगी कि नहीं? फिर हम देखते हैं तीसरा जो हम देखते हैं, और वह हो जाता है ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता भी यहां पर खड़ी हो जाती है। इसका इंपैक्ट समझते चलेंगे, क्योंकि ये सब बातें हम लोग अलग से पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हम क्या देखते हैं कि यहां पर किसानों की दरिद्रता आ जाती है। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से हम क्या देखते हैं कि एक तरह से हस्तशिल्प उद्योगों का जब पतन होता है तो उससे ग्रामीण गरीबी भी बढ़ती है, ऋणग्रस्तता भी बढ़ती है। क्या आप ये विजुलाइज कर पा रहे हैं कि अगर हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ तो ग्रामीण गरीबी कैसे बढ़ेगा या बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी? तो अगर हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ तो हस्तशिल्पी क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। अब ये हस्तशिल्पी और कोई काम नहीं जानते, और कोई काम इसका नहीं है कि ये यहाँ से छोड़ करके दूसरे कामों में समायोजित हो जाएंगे। और काम अगर करना भी चाहते हैं तो कहीं वर्क है नहीं, पढ़े लिखे तो ये है नहीं कि जाकर के सरकारी ऑफिस में बाबूगिरी करने लगेंगे, क्लर्क का काम करने लगेंगे। इनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा, और ये सीधे सीधे गांव की तरफ पलायित कर जाएंगे। गांव में जाकर के ये कृषि कार्य करेंगे। कृषि कार्य जिसमें पहले से ही अत्यधिक लोग थे, उसमें और भी लोग जुड़ जाएंगे। धीरे धीरे कृषि व्यवस्था भी विखंडित होती चली जाएगी, वहां पर भी गरीबी आती चली जाएगी। चूंकि इनके पास पैसे है नहीं, तो ये जो अपने संसाधन को पूरा करेंगे वह ऋण लेकर के करेंगे। और ऋण का चक्र आपने अच्छे से समझ लिया है, अगर नहीं समझा है तो एक बार और समझिए कि किसान ऋण में कैसे फंसता है। अभी का किसान भी ऐसे ही ऋण में फंसता है। कैसे फंसता है कि एक किसान है, उसको कृषि करना है। कृषि करना है तो कृषि करेगा किसान कोई, तो उसके पास अपनी बचत तो है नहीं। अगर बचत होता तो मच बेटर है। बचत के माध्यम से आप बीज खरीद लेते और जो लेबर है उसको खरीद लेते और किसान अपना काम कर लेता। लेकिन किसानों के पास बचत नहीं है, तो किसान जब खेती करने जा रहा होगा, बीज खरीदना है, तो वह महाजनों से, चूंकि उसमें कोई बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट था नहीं, तो महाजनों से कर्ज लेगा। और महाजनों से कर्ज इस शर्त पर लेगा कि उसको अत्यधिक ब्याज देना है, और जैसे ही फसल का उत्पादन होगा वैसे ही उसे बेच करके महाजनों को पैसा देना पड़ेगा। तो जैसे ही फसल का उत्पादन हुआ तो वैसे ही उसको फसल बेचना मजबूरी हो गई, चाहे सस्ते दरों पर ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर नहीं बेचेगा तो ब्याज दर बढ़ता जा रहा है। और समस्त फसल बेचेगा तभी जाकर के महाजनों का कर्जा उतर पाएगा, या हो सकता है नहीं भी उतर पाए। मान लीजिए महाजन का कर्जा हमने उतार दिया, लेकिन किसान खाएगा भी तो क्या उसको खाने के लिए अनाज बचा? अगर थोड़ा बहुत बचा लिया तो 2-4 महीने चल जाएगा। 2-4 महीने के बाद फिर क्या होगा? 2-4 महीने के बाद फिर से अनाज खरीदने जाएगा। अपना ही अनाज खरीदने जब बाजार में जाएगा तो उसे वही अनाज बहुत महंगे दरों पर मिलेगा, क्योंकि बाजार का अनाज तो महंगा होता है, खेत का अनाज सस्ता होता है।
और जब वह महंगा अनाज खरीदने के लिए जाएगा तो उस समय भी उसके पास पैसा नहीं होगा, वह फिर जाके कर्जा लेगा, फिर कर्जा वह नहीं चुकाएगा, फिर जब फसल की बारी आएगी फिर से कर्जा लेगा। एक तरह से कर्ज को तोड़ने के लिए ही कर्ज वह लेता रहेगा। इसी को कहते हैं कर्ज जाल, यानी एक कर्ज तोड़ने के लिए दूसरा कर्ज हम उठा लेते हैं। तो कर्ज जाल में किसान फंस जाएगा तो कभी भी वह कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, वह आगे नहीं बढ़ सकता है। हमेशा उसके जीवन में दरिद्रता बनी ही रहेगी। किसानों के दुख का कारण आज भी यही है, पहले भी यही था और इस काल में यह प्रक्रिया शुरू होती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि भूमि क्रय विक्रय हो सकता है, भूमि को हम बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, उस पर इजली हमें इंटरेस्ट पर धन मिल जाता है। तो ये क्या करेगा? गरीबी बढ़ाएगा, बेरोजगारी बढ़ाएगा, ऋणग्रस्तता बढ़ाएगा। कृषि क्षेत्र का भी अगर दुष्प्रभाव होगा, कृषि क्षेत्र का अगर पिछड़ापन होगा तो ये भी वही करेगा। क्या करेगा? कृषि क्षेत्र में क्या होगा? पिछड़ापन होगा, पिछड़ापन, गरीबी आदि, ठीक है, आदि। और यहां पर तीसरा प्रभाव हम देख सकते हैं, वह होगा सीमित पैमाने पर, सीमित पैमाने पर किसका विकास? आधुनिक उद्योगों का विकास। एक यह भी प्रभाव रहा है, सीमित पैमाने पर आधुनिक उद्योगों का विकास। आशा करता हूं कि सारी बात आप समझ पा रहे होंगे। सीमित पैमाने पर आधुनिक उद्योगों का विकास, सीमित पैमाने पर, एकदम लिमिटेड। शुरुआत के दौर में देखते हैं जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, कोई मशीनरी आधारित बहुत बड़े मशीन हमारे पास होंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। ऐसा उद्योग जिसमें अधिकतम श्रम लगता हो, यानी श्रम बल के आधार पर अगर हम कोई उद्योग प्रारंभ करते हैं तो वह यहाँ पर विकसित हो सकता है, क्योंकि बेरोजगारों की यहाँ पर फौज है, यहाँ श्रम आधिक्य की स्थिति है, और श्रम आधिक्य की स्थिति होने की वजह से यहाँ वैसे उद्योगों का कुछ विकास हो सकता है। और ऐसे उद्योगों के विकास में ब्रिटिशों को भी फायदा है, क्योंकि ब्रिटिश अब यहाँ पर पूंजी भी निवेश कर रहे हैं। उनको लोकल से ही अगर सामान सप्लाई हो जाता है सस्ते दरों पर तो उनको लेने में क्या आपत्ति है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रोत्साहन ब्रिटिशों के भी द्वारा दे दिया जाता है। लेकिन यह उद्योग क्या है? सीमित पैमाने पर, लिमिटेड मात्रा में ही उद्योग स्थापित होते हैं, और जो श्रम प्रधान उद्योग होते हैं वही विकसित होता है। भारत में आप इकोनॉमी में पढ़ते होंगे, इकोनॉमी की विशेषता है भारत में, आप देखेंगे कि इकोनॉमी में एक प्राइमरी सेक्टर है, एक सेकेंडरी सेक्टर है और एक टर्शियरी सेक्टर है। ये बातें क्लियर होगी, मैं आशा करता हूं कि आपने इकोनॉमी में ये जरूर पढ़ा होगा। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है और तृतीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में हम क्या देखते हैं? कृषि और उसकी अन्य गतिविधियां हैं, खनन वगैरह शामिल हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र को हम उद्योग वाला मानते हैं और तृतीयक क्षेत्र को हम सर्विस सेक्टर मानते हैं। आप यहां देखेंगे कि भारत के अर्थव्यवस्था की विशेषता रही कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र तो डेवलप हुआ, सेकेंडरी नहीं होकर के टर्शियरी क्षेत्र डेवलप हो गया। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसका है? सर्विस सेक्टर का है, यानी टर्शियरी क्षेत्र का है। तो सेकेंडरी क्षेत्र आया क्यों नहीं? ये ब्रिटिशों की ही देन है, क्योंकि ब्रिटिशों ने उद्योग का विकास होने ही नहीं दिया। तो उद्योग नहीं विकसित होगा तो लोग क्या किया? उसके अधीन सेवा देने लग गया, सर्विस देने लग गया, और करते 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 देखिए अभी यहां पर भारत में हार्डवेयर नहीं बनता है, कंप्यूटर नहीं बनता है, लेकिन सॉफ्टवेयर जरूर बनता है ना। अभी भी भारत में आप देखेंगे प्रोग्रामिंग हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ नया चिप नहीं बना सकते हैं। अभी अगर चिप हम बना रहे होते, जो कंप्यूटर में चिप लगता है, माइक्रोचिप जिसको कहते हैं, अगर वह पहले से ही हमने एक्टिवनेस दिखाया होता इसमें, भारत बना सकता, क्योंकि भारत में के बालू में सिलिका की मात्रा बहुत अधिक है। तो भारत चाहता तो माइक्रोचिप बनाने के उद्योग में बहुत आगे बढ़ सकता था, लेकिन भारत ने ध्यान नहीं दिया कि ऐसे टेक्नोलॉजी चेंज होने वाला है। और देखिए भारत अभी बहुत पीछे। एक समय आप एनवीडा कंपनी एक आती है, कल परसों न्यूज़ में ये बड़ा फेमस रहा था, बड़ा काफ़ी हाईलाइटेड हुआ। एक एनवीडिया कंपनी है, एनवीडा कहते हैं, वह कंपनी क्या है कि भारत में निवेश करना चाहती है, और अभी जो माइक्रोचिप की मांग बढ़ रही है वह अचानक से एप्पल से भी अधिक मूल्यवान कंपनी कुछ समय तक रह गई, उसका शेयर इतना बूस्ट हो गया कि भारत भी प्रयास कर रहा है। इस तरह से जब अर्थव्यवस्था के सेक्टर में हम प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो हमेशा पिछड़ापन बना ही रह जाता है। लोग नौकरी पर बाध्य हो जाते हैं, यहाँ पर अपना काम कोई नहीं करना चाहता है, सब नौकरी खोजना चाहता है, ताकि अपना काम करने में बड़ी समस्या है। लोग नौकरी करना चाहेगा लेकिन अपना काम करना लोग नहीं चाहता है। क्यों? सर्विस सेक्टर हमारा उस हिसाब से हमारी मानसिकता को चेंज कर देता है। सीमित पैमाने पर आधुनिक उद्योगों का विकास है। क्या ये सब बातें मैं कहता हूं वो समझ लिया है? सेमीकंडक्टर वाला है,
हाँ, ये रीजन उसका हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, मन रखनी, बाद में आप देख लीजिएगा। क्लियर है यहाँ पर? चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पतन होता है, और जरूरत होगी तो यहाँ पर जहाँ पर महसूस होगा कि आप मुख्य परीक्षा के प्रश्न को लिख सकते हैं, वहाँ पर मैं एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी दे दूंगा, आप धीरे धीरे उसको लिखते रहिएगा। और मैंने कहा है कि जैसे ही कोर्स खत्म होता है, मैं एनसीईआरटी के पीछे जितने भी क्वेश्चन थे उनको मैं एक लिस्ट करके आपको दे दूंगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, आप उसको लिखते रहिए, साल भर तक लिखते रहिए, मैं चेक करके आपको देता रहूंगा। यहां पर एक एक करके देखते हैं। पहले बी औद्योगिकरण को लेते हैं, आप फिर यहां पर ये दोनों साथ ही ले लेंगे, आप फिर कृषि क्षेत्र को बाद में ले लेते हैं। अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर सबसे जो दिक्कत क्या होती है, पहला हम क्या देखते हैं, इसमें ले लेते हैं वी औद्योगिकरण। वी औद्योगिकरण का मतलब क्या है, यहां कोई बड़े उद्योग तो थे नहीं। वी औद्योगिकरण, इसका क्या मतलब होता है? वी औद्योगिकरण का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तात्पर्य हो जाएगा कि उद्योगों का पतन, उद्योगों का पतन होना, पतन होना, परंतु होना तथा नए उद्योगों का विकास नहीं होना, नए उद्योगों का विकास नहीं होना, नहीं होना क्या कहलाएगा? वी औद्योगिकरण कहलाएगा। अगर किसी उद्योग का पतन होता है और उसके जगह पर नए उद्योग स्थापित हो जाते हैं, तो उसको हम उद्योग वी औद्योगिकरण नहीं कहेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कहेंगे। पुराने उद्योग तो नष्ट होते रहते हैं। आप ये बताइए कि आप लोग भी उस पीढ़ी के हैं, क्या आपने सेपरेट टॉर्च अब देखा है? बहुत कम है कि लोग टॉर्च सेल वाला लेकर के चलते होंगे, अब खत्म हो गया, मोबाइल में ही टॉर्च आ गया। हम लोग जब पढ़ाई करते थे स्टॉप वॉच रखते थे बगल में, मतलब जो अलार्म क्लॉक होता था बगल में, चाबी दे करके, उसमें डिजिटल क्लॉक नहीं आया था, चाबी दे करके क्लॉक रखा जाता था, उसको जब बजाया जाता, ट्रिन ट्रिन करके बजता था। अब कोई बच्चा, अब जगने के लिए, बच्चा तो अभी भी पढ़ाई कर रहा है, क्या कोई जगने के लिए अब उस टाइप का क्लॉक रखता है? तो रखता होगा कोई शौकिया, लेकिन अब जरूरत नहीं है क्योंकि मोबाइल में ही सबको आ गया है। मोबाइल ने घड़ी की आवश्यकता समाप्त कर दी, हैंड वॉच की आवश्यकता समाप्त कर दी, टॉर्च की आवश्यकता समाप्त कर दी, वो जो सेल बनता था उसकी आवश्यकता समाप्त कर दी। तो क्या वैसे उद्योगों का पतन नहीं हुआ होगा? तो बेशक उद्योगों का पतन अभी भी हो रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्री अभी भी डाउन हो रहे हैं, लेकिन उसके जगह पर नए इंडस्ट्री खड़े हो रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति को हम वी औद्योगिकरण नहीं कहते। वी औद्योगिकरण का मतलब है कि पुराना इंडस्ट्री बंद हो और नया इंडस्ट्री खड़ा नहीं हो, तो उसको हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमने तात्पर्य क्या है? उद्योगों का पतन होना तथा नए उद्योगों का विकास नहीं होना क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आपका वी औद्योगिकरण। तो यहां हम इसको व्याख्या कर सकते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के कारण, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के कारण, औपनिवेशिक नीति के कारण क्या हो जाएगा? कारण भारत के शहरी हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होता है। शहरी हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, उद्योगों का पतन हुआ, शहरी हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। जो ऐसा कर सकते हैं, मैं फुल स्टॉप हटा देता हूं, मैं शब्द को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, हुआ जो भारतीय उद्योग की जान थे, भारतीय औद्योगिक परिदृश्य की मुख्य पहचान थी, जो भारतीय औद्योगिक औद्योगिक परिदृश्य या परिदृश्य की मुख्य पहचान थी, मुख्य पहचान थी। यानी भारत पहचाना ही जाता था कि मुख्य पहचान थी, भारत पहचाना ही जाता था शहरी हस्तशिल्प उद्योगों के। और भारत में बड़े उद्योग तो कभी रहे भी नहीं, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थे। तो ब्रिटिश औद्योगिक नीति के कारण भारत के शहरी हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, जो भारतीय औद्योगिक परिदृश्य की जान थी। यहां औपनिवेशिक नीति इस प्रकार से बनाई गई कि भारत के उद्योग बिखरते चले गए, डूबते चले गए। क्या नीति रही? कौन सी नीति रही? किस चरण की नीति रही? तो ब्रिटिशों के, ब्रिटिश में या ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति होती है तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, उपनिवेशवाद के वाणिज्यवादी चरण में, के वाणिज्यवादी चरण में जबकि
भारत से तैयार माल का निर्यात किया जाता था, तैयार माल का निर्यात किया जाता था, तो कुछ हद तक निर्यात किया जाता था, तो कुछ हद तक था, तो कुछ हद तक भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, प्रोत्साहन मिला था। लेकिन उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में को प्रोत्साहन मिला था, लेकिन उपनिवेशवाद के दूसरे चरण, औद्योगिक चरण में के दूसरे चरण, औद्योगिक चरण इसको कहते हैं, औद्योगिक चरण में हमने क्या देखा कि उपनिवेशवाद के वाणिज्यवादी चरण में जबकि भारत से तैयार माल का निर्यात किया जाता था, तो कुछ हद तक भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला था। लेकिन उपनिवेशवाद के दूसरे चरण, औद्योगिक चरण में भारतीय उद्योगों का, भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होता चला गया, शिल्प उद्योगों का पतन होता चला गया। कैसे पतन होता चला गया? इसके लिए होता चला गया, इसके लिए सीधे सीधे, इसके लिए सीधे सीधे, सीधे सीधे ब्रिटिश आर्थिक नीति उत्तरदायी थी, आर्थिक नीति उत्तरदायी थी। कैसे? मुझे लगता है कि बहुत हद तक आप समझ ही पा रहे होंगे। सीधे सीधे ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति, सीधे सीधे ब्रिटिश आर्थिक नीति, सीधे सीधे इसके लिए उत्तरदायी होगा, सीधे सीधे इसके लिए क्या हो जाएगा? उत्तरदायी हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा? जरा कुछ पॉइंट में इसको डिफाइन कर देते हैं ताकि और बेहतर तरीके से समझ पाए। उपनिवेशवाद के वाणिज्य चरण में जबकि भारत से तैयार माल का निर्यात किया जाता था, तो कुछ हद तक भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला था। लेकिन उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होता चला गया, इसके लिए सीधे सीधे ब्रिटिश नीति उत्तरदायी थी। अब यहां पर मैंने एक शब्द डाला है, कुछ हद तक, यानी संपूर्णता में फिर भी विकास नहीं हुआ। जैसे हम पहले चरण में देखते हैं कि कंपनी ब्रिटेन से आती है और यहां से तैयार माल को लेकर के ब्रिटेन में जाकर के बेचती है, तो इससे तो फायदा होगा, भारत में प्रोडक्शन बढ़ा। तो इसको हमने कुछ हद तक ही क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि बहुत बेनिफिट यहां के दस्तकारों को फिर भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशों के द्वारा वस्तुओं का निर्यात किया जाना है, और ब्रिटिशों के द्वारा जो वस्तुओं का निर्यात किया जाना है उसका प्रोडक्शन उतना भारत में नहीं हो रहा है कि उसको भारत की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके और निर्यात भी किया जा सके। ऐसे में प्रोडक्शन तेजी से बढ़े तो ब्रिटिश कंपनी ने बहुत सारे दस्तकारों को एडवांस दे दिया, कहा कि लो भैया आप एडवांस पकड़ो और जल्दी से जल्दी मेरा माल बना दो। लेकिन एडवांस का एक दोष होता है, एडवांस कहता है कि यह माल जो भी बनेगा वह मेरे लिए बनेगा, नंबर 1। दूसरा है कि जो आपको एडवांस दिया गया उसमें एक बेनिफिट आपको यह देना पड़ेगा मुझे कि मेरे द्वारा निर्धारित कीमत पर ही मुझे माल देना पड़ेगा। अब ये दोनों बातें क्या है कि कंपटीशन कर देता है बाहर। अब मान लीजिए किसी को एक प्रोडक्शन करने के लिए हमने कुछ पैसे दिए एडवांस में, और अगर हम प्रोडक्शन करने के लिए पैसे देते हैं तो उसको हमने कह दिया कि ये सामान मुझे ही बेचना पड़ेगा। अब भैया बचना तो उसे ही पड़ेगा, और वो खरीदने से मना कर दे तो, वो कह दे कभी मुझे जरूरत नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके लिए तो फिर वो बेकार हो जाएगा। दूसरा, उसको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सस्ता देना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको पैसा दिया है पहले से। तो इसका मतलब है कि, और ये इतना भले मन से नहीं कहा जा रहा है, इसके लिए दंड का सहारा लिया जा रहा है, इसके लिए कठोर व्यवहार किया जा रहा है और दस्तकारों का शोषण किया जा रहा है। इसलिए यह मत समझिए कि यहाँ से अगर यहाँ से हस्तशिल्प का बहुत अधिक बड़े पैमाने पर निर्यात हो रहा है तो भारतीय हस्तशिल्पी एकदम खुश होंगे, एकदम गदगद है कि अच्छा हुआ खूब निर्यात हो रहा है। ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर उसका भी शोषण हो रहा है। इसलिए एक शब्द मैंने डाला कि कुछ हद तक ही उसे फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सारा फायदा उसको मिल रहा है। दूसरे चरण में तो भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होता चला गया, इसके लिए सीधे सीधे ब्रिटिश नीति उत्तरदायी थी। कैसे ब्रिटिश नीति उत्तरदायी थी? यहां पर एक डालेंगे, कैसे उत्तरदायी थी।
तो कैसे उत्तरदायी थी? जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति हुई, जहां पर क्रांति के कारण या ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण वहां मशीन द्वारा निर्मित क्या किए गए, निर्मित उत्पादों की बाढ़ आई, उत्पादों की बाढ़ आई। ये उत्पाद वही थे, ये कौन से उत्पाद थे, ये उत्पाद वही थे जिसका बाजार कहां था, जिसका बाजार भारत जैसा उपनिवेश था या भारत बर्मा जैसा उपनिवेश था। इस बाजार को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अनेक काम किए। ब्रिटिश सरकार ने क्या किए, सरकार ने अनेक काम किए, अनेकानेक कार्य किए। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, कई काम यहां पर किए जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे, बाजार को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अनेकानेक काम किए। जैसे कौन कौन सा काम किए, कि पहले हम क्या देखते हैं कि अपने देश यानी ब्रिटेन में उपनिवेशों की वस्तुओं के प्रवेश को रोका गया। ब्रिटेन के घरेलू बाजार को संरक्षित करने के लिए उपनिवेश की वस्तुओं के प्रवेश को रोका गया। वस्तुओं के प्रवेश को दंडात्मक शुल्क लगा करके रोका गया। प्रवेश को दंडात्मक शुल्क लगाकर रोका गया। शुल्क लगाकर रोका गया। अब इसका मतलब क्या है, लगाकर रोका गया। अब जरा इसका मायने समझते हैं, क्या कह रहा है, कैसे किया गया। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण वहां मशीन द्वारा निर्मित उत्पादों की बाढ़ आई। ये उत्पाद वही थे जिसका बाजार भारत बर्मा जैसा उपनिवेश था। इस बाजार को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अनेक कार्य किए। ब्रिटेन के घरेलू बाजार को संरक्षित करने के लिए उपनिवेश की वस्तुओं के प्रवेश को दंडात्मक शुल्क लगा करके रोका गया। जैसे बाजार दो प्रकार के होते हैं, एक घरेलू बाजार है जो अपना देश है, मान लो कि भारत में कोई प्रोडक्शन होता है, तो ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्शन होने का मतलब सब कुछ निर्यात ही होगा, देश में भी उसका खपत है। तो पहले जो देश वाला खपत होगा वो घरेलू बाजार कहलाएगा, अपना बाजार कहलाएगा। यानी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको पहले हम घरेलू बाजार में खपाएंगे और उसके बाद जो बचा हुआ भाग रहेगा उसका हम निर्यात करेंगे। तो अब ब्रिटेन में प्रोडक्शन हो रहा है तो पहले तो चाहेगा कि ब्रिटेन में ही वहां पर खपत हो जाए, क्योंकि उससे आयात निर्यात वाली जो प्रक्रिया है वह उस झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटेन का जो घरेलू बाजार है वह उपनिवेश की वस्तुओं से भरा हुआ है। जैसे कल हम लोगों ने एक टेस्ट दिया था और वहां पर देखा था कि एक किताब लिखा गया था डैनियल डिफो द्वारा। कल आपने टेस्ट दिया था ना, डैनियल डिफो द्वारा एक किताब लिखा गया था और उसमें कहा गया था कि हमारे घर के पर्दे हैं, तकिया है, कुशन है, चादर है, हर जगह भारतीय सूती वस्त्र ही भरा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं की बेहद खपत हो रही है। तो ब्रिटेन चाहेगा कि पहले अपना घरेलू बाजार प्राप्त करे और घरेलू बाजार में चूंकि विदेशी वस्तु भरी है तो उसको रोकना चाहेगा। तो इसलिए भारत की वस्तुओं को प्रवेश करने से रोका जाने लगा और उसके लिए दंडात्मक शुल्क लगाया गया। कभी कभी 700% तक टैक्स लगा दिया गया। 700% का मतलब क्या है कि ₹1 का सामान है तो उस पर 7 गुना हमने 700% यानी 70 रुपये का वो सामान बिकेगा। तो भला इतना महंगा कौन खरीदेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहले तो उसने क्या किया, घरेलू बाजार को प्राप्त कर लिया ताकि विदेशों का सामान यहां आए ही नहीं, और जब निर्यात नहीं होगा तो उद्योग फिर ठप पड़ता चला जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन के घरेलू बाजार को संरक्षित करने के लिए उपनिवेश की वस्तुओं के प्रवेश को दंडात्मक शुल्क लगा के रोका गया। फिर हम क्या देखते हैं, उपनिवेशों में ब्रिटिश उद्योगों में तैयार उत्पादों को
तेजी से बेचा जा सके, तेजी से पहुंचाया जा सके, इसके लिए कानून भी बनाए गए तथा यातायात के साधनों का भी विकास किया गया। इसके लिए कानून भी बनाए गए तथा यातायात एवं संचार के साधनों का भी विकास किया गया। संचार के साधनों का भी विकास किया गया। संचार के साधनों का विकास किया गया। यहां लेंगे कानून। उदाहरण अगर हम समझना चाहें किस प्रकार से कानून बनाए गए, यहां लिखेंगे 1813 के एक्ट द्वारा, जैसे हम कानून की बात करें कि कानून कैसे बनाए गए, तो कानून कैसे बनाए गए जरा यह देख लेते हैं। कानून कैसे बनाए गए? 1813 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के विशेषाधिकार या ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या किया? 1813 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे कानून या देशी राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण लगाया गया। प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया ताकि ये व्यापार में बाधा ना बने। किया गया ताकि ये क्या कर सके? ये व्यापार में बाधा न उत्पन्न कर सके, बाधा नहीं उत्पन्न कर सके, व्यापार में बाधा उत्पन्न नहीं कर सके। अगर छोटे छोटे राज्य थे तो स्वाभाविक है कि इस पर अगर नियंत्रण नहीं होता तो ये व्यापार होने ही नहीं देता। व्यापार की चुंगी बहुत अधिक होती और व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो जाता। क्या कहा? ब्रिटेन के घरेलू बाजार को संरक्षित करने के लिए उपनिवेश की वस्तुओं के प्रवेश को दंडात्मक शुल्क लगा के रोका गया। उपनिवेशों में ब्रिटिश उद्योगों में तैयार उत्पादों को तेजी से पहुंचाया जा सके, इसके लिए कानून भी बनाए गए तथा यातायात एवं संचार के साधनों का विकास किया गया। कानून कैसे बनाए जाते हैं? तो 1813 के एक्ट द्वारा ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देशी राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया ताकि ये व्यापार में बाधा नहीं बन सके। आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपने समझा होगा। मैं बोर्ड पर आऊं। होता क्या है कि जब मैं समझाता हूं ब्लैक बोर्ड के पीछे, क्योंकि तब तक आप लिख रहे होते हैं, बोर्ड पर आने में बनता नहीं है कि बोर्ड पर आकर के मैं कहूं, पता चला मेरे सामने खड़े होने से आपके लिखने में बाधा आ जाएगी। तो हमने क्या देखा कि एक तरह से इसने उपाय यह लगाया कि भारत के बाजार को कैसे प्राप्त किया जाए। तो अब ब्रिटेन का उत्पाद भारत में आएगा, और भारत में आएगा तो कहाँ बिकेगा? तो बिकने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ऐसी बनाई जाए ताकि कहीं पर ऐसे व्यापारिक माल जाते हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं हो। जो देशी रियासत हैं अगर वो रोक सकते हैं तो उनको हम कैप्चर कर लेते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभाव बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से भारत के बाजार को, अपना बाजार तो उसने संरक्षित कर लिया दंडात्मक शुल्क लगा करके, और भारत के बाजार को भी उसने प्राप्त कर लिया और यहां पर भी वो सामान बेच रहा है। कानून बनाया। फिर हम देखते हैं आधारभूत संरचना का विकास करता है। जैसे आधारभूत संरचना कैसे बनाएगा? आधारभूत संरचना का विकास कैसे करेगा? आधारभूत संरचना का विकास करेगा, आप देखेंगे ऑलरेडी लिख चुके हैं, रेलवे का विकास करेगा। रेलवे का विकास करेगा। फिर हम देखते हैं जीटी रोड बनाएगा, जीटी रोड जैसा राजमार्ग बनाएगा। जीटी रोड जैसा राजमार्ग बनाएगा और बनाया। फिर हम देखते हैं संचार के लिए डाक तार व्यवस्था को लागू करेगा। डाक तार व्यवस्था को लागू किया और फिर क्या किया? और भी किया। जैसे आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का विकास किया। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का विकास किया। बैंकिंग व्यवस्था का विकास किया। यह भी जरूरी है क्योंकि अगर बैंक नहीं होता तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता।
इस तरह से हम क्या देखते हैं, उसने भारत के लिए दो प्रकार के यातायात के साधनों का विकास किया, उसकी वजह से, या संचार के साधनों का विकास किया, और कानून बना करके भारत के बाजार को प्राप्त कर लिया। चूंकि वही सरकार है, अपनी ही सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, तो अपने मातृ देश के लिए तो फायदेमंद कानून बनाएगा ही बनाएगा। और इस दौरान यह बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया कि भारतीयों को इससे कष्ट भी हो रहा है या भारतीयों को दीर्घकालिक नुकसान होने वाला है। और भी काम किया, जैसे तीसरा काम क्या करता है कि भारत से कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा दिया गया, बढ़ावा दिया गया। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि भारतीय दस्तकारों को कच्चा माल महंगे दरों पर मिलने लगा। भारतीय दस्तकारों को कच्चा माल क्या मिलेगा? वो कच्चा माल महंगे दरों पर मिलेगा, महंगे दरों पर मिलने लगा। फिर हम देखते हैं बागानी कृषि के माध्यम से, और क्या करेगा? बागानी कृषि के माध्यम से, कृषि के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया। उपरोक्त सभी का परिणाम हुआ कि भारतीय उद्योग धीरे धीरे गिरते चले गए। उपरोक्त सभी का परिणाम हुआ कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के लिए या शिल्प उत्पादों के लिए विदेशी तथा घरेलू दोनों बाजार समाप्त हो गए। विदेशी तथा घरेलू दोनों बाजार समाप्त हो गए। दोनों बाजार समाप्त हो गए। फलतः क्या होता है? फलतः भारतीय उद्योग की रीढ़ हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, जिसे विऔद्योगीकरण की स्थिति कहा गई। विऔद्योगीकरण की स्थिति कही गई है। विऔद्योगीकरण की स्थिति कही गई। ठीक है। भारत से कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा दिया गया। परिणाम क्या रहा कि भारतीय दस्तकारों को कच्चा माल महंगे दरों पर मिलने लगा। बागानी कृषि के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया। उपरोक्त सभी का परिणाम हुआ कि भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के लिए विदेशी तथा घरेलू दोनों प्रकार के बाजार नष्ट हो गए। फलतः भारतीय उद्योग की रीढ़ हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? विऔद्योगीकरण की स्थिति कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? विऔद्योगीकरण की स्थिति कहेंगे। विऔद्योगीकरण की स्थिति कहेंगे। गोरक्षनाथ पांडे, आपका तो थोड़ा स्कोर कम ही रहा उस हिसाब से, क्योंकि आप ऐसा इससे अच्छा स्कोर बना सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विऔद्योगीकरण की स्थिति। आशा करता हूं कि यहां पर सभी बच्चे समझ पाए होंगे। जो मैंने कहने की कोशिश की है वह आपने समझा होगा। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि आपने सारी बातें समझी या नहीं समझी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि समझ जब तक नहीं बनेगी तो कोर्स का हमें बहुत मतलब करने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, कोर्स का हमें मज़ा नहीं आएगा। एक बार जरा कर दीजिएगा, एक बार जरा कंफर्म कर दीजिएगा कि यहाँ तक। मैं चैट देख लूँगा थोड़ी देर, क्योंकि ये मेजर टॉपिक है। यहाँ पर हमें मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे किसी भी स्तर पर जाएंगे, या आप यूपीएससी भी देने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो आप मुख्य परीक्षा वाला शाम को आज होता है ना, शाम को आज 6 बजे वाला होता है, और मुझे लगता है कि 2-3 सप्ताह पहले मैंने वहाँ आपको लिखने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था। इसी पर यूपीएससी ने इसी बार 2024 में ही इस विषय को लेकर के प्रश्न पूछा हुआ है। तो यह बहुत ही मेजर टॉपिक है। एक हमारी समझ जब तक विकसित नहीं हो, देखिए ये सारी बातें याद नहीं रहेगी।
ये सारी बातें आप रट करके याद करना चाहेंगे, नहीं रहेगी। यह प्रक्रिया हमें समझनी पड़ेगी, इम्पैक्ट समझना पड़ेगा। और जब इम्पैक्ट हम समझने लगते हैं फिर हमें याद करने की जरूरत नहीं रह जाती, फिर अपने आप सारी बातें स्पष्ट होती चली जाती है। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ये बातें सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, क्लियर है, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, दूसरे भाग में भी इसको पढ़ा हुआ है। इसी बात को लेकर के एक स्टेटमेंट आता है, इसी बात को लेकर के एक स्टेटमेंट आता है कि हम क्या देखते हैं, और एक चीज और देखते हैं कि इस प्रक्रिया को और बढ़ावा तब मिला, यह भी इसमें डाल दीजिएगा, विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया को और बढ़ावा तब मिला, या ऐसे लिखेंगे, विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में, प्रक्रिया को बढ़ावा देने में किसका योगदान रहा, बढ़ावा देने में इस बात का भी योगदान रहा, कि ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों पर अधिकार कर लिया, सरकार ने देसी रियासतों पर अधिकाधिक अधिकार किया। वस्तुतः देसी रियासत क्या थे, अधिकार किया। वस्तुतः देसी रियासत क्या है, रियासत इन हस्तशिल्पियों के मुख्य ग्राहक थे। इन हस्तशिल्पों के मुख्य उपभोक्ता हुआ करते थे, हस्तशिल्पों के मुख्य उपभोक्ता हुआ करते थे, अब उन पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया तो वह भी पतन होता चला गया। इसी स्थिति को देखते हुए दस्तकारी उद्योग की दुर्दशा को देखते हुए क्या कहा, दुर्दशा को देखते हुए विलियम वेंटिक ने कहा था, विलियम वेंटिक कौन है, विलियम वेंटिक ने कहा था, विलियम वेंटिक कौन है, भारत का गवर्नर जनरल है, कहा था कि इस आर्थिक दुर्दशा का मानवीय इतिहास में कोई जोर नहीं है, भारतीय बुनकरों की हड्डियां क्या कर रही है, हड्डियां भारत की भूमि को रंगहीन कर रही है, रंगहीन, इसको एक शब्द दिया गया है, विरंजित किया जा रहा है, विरंजित कर रही है। यहां क्या कहना चाह रहा है मैं इसको बताता हूं, विरंजित कर रही, भाषा अलग थी, मैंने उसको संक्षेप में लिख दिया है। दस्तकारी उद्योग की दुर्दशा को देखते हुए विलियम बेंटिक ने कहा था, इस आर्थिक दुर्दशा का मानवीय इतिहास में कोई जोर नहीं है, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत की भूमि को रंगहीन कर रही है। अब रंगहीन का मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा मुहावरात्मक शब्द है, यह शब्द क्या है, मुहावरात्मक, और मुहावरात्मक मतलब है कि एक मुहावरे के माध्यम से समझाया। जैसे हड्डी होता है ना, हमारा बॉन है, अभी तो बॉन मतलब त्वचा के साथ, मांस के साथ, रक्त के साथ लिपटा हुआ, तो ये लाल दिखेगा, लेकिन बॉन का कलर एक्चुअल में व्हाइट होता है। अगर वो शरीर से निकल जाए, आप कहीं बॉन आपने देखा होगा, वह व्हाइट कलर का होता है। उन्होंने कहा कि दस्तकार इतने बड़े पैमाने पर अकाल के शिकार हुए, इतने बड़े पैमाने पर लाखों लाख लोग मारे गए गरीबी भूखमरी के कारण, यत्र तत्र ये हड्डियां बिखरी हुई है, और लग रहा है कि जैसे भारत में रंग ही नहीं हो गया, रंगहीन हो गया हो भारत, यानी भारत में केवल हड्डियां बिखरी पड़ी है जो सफेद कलर की है। एक मुहावरात्मक शब्द विलियम बेंटिक यूज करता है इस दुर्दशा के लिए।
और यह देख करके, यह सुन करके हम यह कल्पना कर सकते हैं कि कितना बुरा रहा होगा। हाँ, उस समय ब्रिटिश कैसे दूरी तय करते थे? दूरी नाव के द्वारा तय करते थे। ब्रिटिश यहां कैसे आए, कैसे दूरी तय करते थे? सिखा यादव। कैसे आएंगे बताओ, कैसे आना चाहिए? जब हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ लिया है कि नाव जहाज के द्वारा केप ऑफ गुड होप होकर के समुद्र के रास्ते आए थे, तो कैसे दूरी तय करेंगे? अगर मान लो कि कोई नाव हमारा इसमें चलेगा, मान लो कि ब्रिटेन कहाँ है, ये मैप मैंने इसीलिए रखा है, मान लो ब्रिटेन यहाँ है और यहां से ये भारत आता है, भारत आ रहा, कैसे आया? हवाई जहाज से। पानी में हवाई जहाज चलता है, पानी में क्या चलता है? जहाज चलता है, शिप चलता है। तो शुरुआत के दौर में शिप से ही तो व्यापार होगा। ये बातें तो हमने पहले ही कर ली थी। ये बस प्रश्न पूछना मुझे लगता है बहुत वाजिब नहीं था, मतलब वाजिब प्रश्न नहीं माना जाएगा, जायज प्रश्न नहीं माना जाएगा। तो भारत की भूमि को रंगहीन यानी विरंजित कर रही है। ये हम क्या देखते हैं? इसका अस्थायी प्रभाव पड़ता है। जो दस्तकारी उद्योग का पतन होता है, भारत के विऔद्योगिकरण के लिए प्रमुख उत्तरदायी हो जाता है। तो ये हमने क्या देखा कि आर्थिक प्रभाव किस पर पड़ा बुरा? दस्तकारी उद्योग पर, यानी दस्तकारी उद्योग के कारण भारत में विऔद्योगिकरण की स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरा क्षेत्र देखते हैं, वह देखते हैं ब्रिटिश आर्थिक नीति का कृषि क्षेत्र पर प्रभाव। कृषि क्षेत्र पर प्रभाव कैसा रहता है? ब्रिटिश आर्थिक नीति का कृषि क्षेत्र पर प्रभाव मूलतः क्या होता है? मूलतः नकारात्मक प्रभाव ही रहा। नकारात्मक प्रभाव ही रहा। कृषि व्यवस्था, भारतीय कृषि व्यवस्था पिछड़ती चली गई। व्यवस्था पिछड़ती चली गई, जिसके कई कारण रहे, जिसके अनेक कारण रहे। कैसे? जिसके अनेक कारण रहे। एक एक करके कारण को देखेंगे, फिर ये बातें भी क्लियर हो जाएगी। ब्रिटिश आर्थिक नीति का कृषि क्षेत्र पर प्रभाव क्या है? मूलतः नकारात्मक प्रभाव ही रहा और भारतीय कृषि व्यवस्था पिछड़ती चली गई। कई कारण ऐसा रहा जिसकी वजह से भारतीय कृषि व्यवस्था पिछड़ती चली जाती है। ठीक है। बैलगाड़ी या जीप से कहां से जाएगा? नहीं समझ पाए। इंडिया के अंदर कैसे चलते थे? इंडिया के अंदर चलने का जीप वगैरह का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं था। देखिए होता क्या है कि जब हम जब आगे विश्व इतिहास को भी पढ़ेंगे ना, तो विश्व इतिहास को पढ़ेंगे तो जो संसाधन हमारे हैं, पहले क्या होता है कि आप अभी कार को देखते हैं, कार है, जीप है, ट्रक है, जो भी आप देखते हैं, तो वह जो इंजन काम करता है, वह इंजन क्या है? चाहे पंप सेट ही क्यों ना देखे, वह आप देखिए पहले जैसे कोयला वाली रेलगाड़ी थी, कोयला वाला रेलगाड़ी है ना, जिसमें कि कोयले का इंजन होता था, कोयला डाला जाता था और फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता था। उसको हम कहते हैं बाह्य दहन इंजन, यानी उसका ईंधन जो होता है वह बाहरी तौर पर जलाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ईंधन हम डालते हैं और उससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है, आप लोग जानते होंगे वाष्प इंजन कैसे काम करता है। तो पहले तो वह होता है। फिर हम देखते हैं विकास हो गया अंतः दहन इंजन का, यानी डीजल पेट्रोल से चलने वाला, केरोसिन से चलने वाला ऐसा इंजन विकास हो गया कि हम पेट्रोल डाल देते और उसके नीचे हमने एक पिस्टन सिस्टम का डेवलप कर लिया। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे। पिस्टन सिस्टम का क्या है कि हमने हल्का सा एक बूंद, मतलब फुहारा भर उसमें पेट्रोल या डीजल डाला और पिस्टन से इतना उसको कंप्रेस्ड किया कि पिस्टन से जब कंप्रेस्ड करेंगे तो क्या होगा? उसमें हीट बढ़ेगा और हीट होने की वजह से उसमें आग लग जाती है और आग लगने की वजह से एक थ्रस्ट उत्पन्न होता है, क्योंकि गैस उसका निकलना चाहेगा और वही गैस हमारे चक्के को बढ़ाता है। इसको हम अंतः दहन इंजन कहते हैं। तो शुरुआत के दौर में ये सिस्टम हमारे पास डेवलप हुआ ही नहीं था। आप देखिए भारत में रेलगाड़ी भी जो चलाने का पहला प्रपोजल दिया गया था कि भारत में रेलगाड़ी चलाना है तो कैसे चलाना है, तो पहले घोड़े से खींचा जाना था। जो रेलगाड़ी आपका चलता उसमें बहुत सारी घोड़े को जुड़ा जाता और वही रेलगाड़ी को खींच के ले जाता था। मद्रास के क्षेत्र में यही प्रपोजल आया था, लेकिन बाद में ये अनएक्सेप्टेबल हो गया कि घोड़ा कितना इतना जुड़ाएंगे, तो उसके जगह पर फिर वाष्प इंजन वाला सिस्टम लाया गया। लेकिन ये सारी बातें 1850 के बाद हो रही है, जबकि ब्रिटिश यहां तो 1608 से ही मौजूद है। 1608 में जब ब्रिटेन के लोग
या भारत के लोग कहीं जाते होंगे तो या तो घोड़े पर चढ़ के जाएंगे, रथ पर चढ़ के जाएंगे, बैलगाड़ी पर चढ़ के जाएंगे, लेकिन समय के हिसाब से पद्धति हमारी डेवलप होती चली जाएगी। पहले मुख्य साधन घोड़ा, बैलगाड़ी, रथ हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे गाड़ियों ने उसका स्थान ले लिया। जब रेलगाड़ी का विकास हुआ तो रेलगाड़ी से जाने लगे। जब अंतःदहन इंजन का विकास हुआ तो गाड़ियां भी बनने लगी, मोटर कार भी आने लगे, फिर मोटर कार का यूज करने लगा। तो जब तक हम डेवलपमेंट को नहीं समझेंगे तो ये प्रश्न हमारा बना ही रहेगा, पहले कैसे चलते थे। तो कैसे चलते थे, कोई एक जैसा टेक्नोलॉजी तो हमेशा रहा नहीं। अब वो क्या करते हैं, भारत में ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश कंपनी भारत में थी, तभी वह गाड़ियों का भी प्रयोग करने लगी थी, शिप का प्रयोग करती थी, रेलगाड़ी का प्रयोग करती थी, और उसी समय फाइटर यानी प्लेन का भी प्रयोग करने लगी। या तो डेवलपमेंट होता रहा ना, ये तो आप खुद सोचिए, थोड़ा इस पर थोड़ा सा दिमाग अपना एडजस्ट कीजिए, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ पाएंगे। तो मूलतः नकारात्मक प्रभाव रहा, भारतीय कृषि व्यवस्था पिछड़ती चली गई, जिसके हम क्या देखते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो भूराजस्व नीति लागू की गई, जैसे यहां लेंगे भूराजस्व नीति, ब्रिटिश भूराजस्व नीति, इसका सबसे बड़ा दोष क्या रहा, भूराजस्व नीति ऐसी बनाएगी। भूराजस्व नीति का मूल उद्देश्य रखा गया, भूराजस्व नीति का मूल उद्देश्य रखा गया अधिकतम रखा गया किसानों से अधिकतम उपज की प्राप्ति, ऐसा करना इसलिए जरूरी था, प्राप्ति ब्रिटिशों के लिए ऐसा करना इसलिए जरूरी था, ब्रिटिशों के लिए ऐसा करना इसलिए आवश्यक था ताकि उसे एक निश्चित इनकम प्राप्त हो सके, निश्चित आय प्राप्त हो सके, जिससे वह प्रशासन का खर्च भी निकाल सके, जिससे क्या होगा, जिससे वह व्यापार भी कर सके, सैन्य तथा प्रशासनिक खर्च भी निकाल सके, इसलिए क्या निकाल सके। यहां नकारात्मक प्रभाव क्या रहा, नकारात्मक प्रभाव रहा, या कहेंगे इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उसने देश के विभिन्न हिस्सों में, इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उसने क्या किया, प्रेरित होकर उसने देश के विभिन्न हिस्सों में भूराजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की। भूराजस्व वसूली की कर दीजिए, और भी मैं स्पष्ट देता हूं, भूराजस्व वसूली की अलग अलग व्यवस्था लागू की, वसूली की अलग अलग व्यवस्था लागू की, अलग अलग व्यवस्था लागू करती। आशा करता हूं कि यह लाइन आपने समझा होगा कि भूराजस्व नीति का मूल उद्देश्य रखा गया किसानों से अधिकतम उपज की प्राप्ति। ब्रिटिशों के लिए ऐसा करना इसलिए आवश्यक था ताकि उसे एक निश्चित आय प्राप्त हो सके, जिससे वह व्यापार भी कर सके, सैन्य तथा प्रशासनिक खर्च भी निकाल सके, और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उसने देश के विभिन्न हिस्सों में भूराजस्व वसूली की अलग अलग व्यवस्था लागू। अब मैं यहां आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि भूराजस्व वसूली की कौन कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी, क्योंकि बार बार तो बातें वो बताई नहीं जाएंगी। जैसे हम देखते हैं 3 व्यवस्था लागू किया गया। जैसे सबसे पहले हम अस्थाई बंदोबस्ती देखते हैं, फिर रैयतवारी देखते हैं, और फिर महालवारी देखते हैं कैसे लागू की। और यहां हम लिख देते हैं उदाहरण, यहां पर पहला क्या हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई
बंदोबस्ती हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रैयतबाड़ी बंदोबस्ती, रैयतबाड़ी बंदोबस्ती, और तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा महालबाड़ी बंदोबस्ती, महालबाड़ी बंदोबस्ती। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, जो इससे पहले का चैप्टर था उसमें ही हम लोगों ने ये बातें पढ़ी हुई है। क्या ये बातें पढ़ी हुई है हमने कि नहीं? ठीक है। बैलगाड़ी में कैसा शिवांगी प्रश्न पूछता है, मतलब चैट देखना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या कहे कि महालबाड़ी, रैयतबाड़ी और अस्थाई। ठीक है शिवानी, कि आप कभी बैलगाड़ी में बैठे हैं कि नहीं बैठे? मैंने कहा ना कि मैंने जीवन का हर अनुभव प्राप्त किया है, चाहे साइकिल हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे बैलगाड़ी हो, चाहे घोड़ा गाड़ी हो, चाहे तांगा हो, इक्का हो, रिक्शा हो, हर साधन, नाव हो, जहाज हो, ट्रेन हो, जितने प्रकार के साधन हो सकते हैं, या जुगाड़ वाला भी टेक्नोलॉजी, इसमें पंप सेट लगा के राजस्थान में चला जाता है, तो मैंने हर प्रकार की सुविधा प्राप्त कर ली है। मेरे बारे में तो बिल्कुल ही मत सोचिए, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने सब चीज़ का अनुभव जीवन में कर लिया है। तो अस्थाई बंदोबस्ती है, रैयतबाड़ी है और महालबाड़ी है। उपरोक्त सभी प्रकार की व्यवस्था अलग अलग तरीके से लागू की गई, लेकिन सभी व्यवस्था में किसानों का भरपूर शोषण हुआ। उपरोक्त सभी व्यवस्था अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से लागू की गई, लेकिन क्या होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सभी व्यवस्था, लेकिन इन सब में किसानों का भरपूर शोषण हुआ तथा इसके परिणाम शोषण हुआ, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक प्रभाव देखा गया, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक परिणाम देखा गया, नकारात्मक या गहरा नकारात्मक प्रभाव देखा गया। मैं अस्थाई शब्द कहीं जोड़ना चाहता था, लेकिन हो गहरा, अस्थाई कर दीजिएगा, अस्थाई नकारात्मक प्रभाव देखा गया, जिसको हम उदाहरण के रूप में लेंगे, देखा गया। क्या लिखा हमने कि भूराजस्व नीति का मूल उद्देश्य रखा गया किसानों से अधिकतम उपज की प्राप्ति। ब्रिटिशों के लिए ऐसा करना इसलिए आवश्यक था ताकि उसे एक निश्चित आय प्राप्त हो सके, जिससे वह व्यापार भी कर सके, सैन्य तथा प्रशासनिक खर्च भी निकाल सके। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उसने देश के विभिन्न हिस्सों में भूराजस्व वसूली की अलग अलग व्यवस्था लागू की। अस्थाई बंदोबस्ती है, रैयतबाड़ी बंदोबस्ती है, महालबाड़ी बंदोबस्ती है। उपरोक्त सभी व्यवस्था अलग अलग तरीके से लागू की गई, लेकिन इन सब में किसानों का भरपूर शोषण हुआ, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक, अस्थाई नकारात्मक असर देखा गया। और लेंगे उदाहरण, किस प्रकार के नकारात्मक असर रहे इसको जरा हम समझते हैं। किस प्रकार के अस्थाई नकारात्मक असर रहे, जरा इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से रहा है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से रहा है। जैसे हम क्या देखते हैं कि यहां पर कि मैं चेंज करता हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक, अस्थाई नकारात्मक असर पड़ा। जैसे सभी भूराजस्व व्यवस्था में भूराजस्व की मांग अत्यधिक रही, जिसमें फसल नष्ट हो जाने की स्थिति में भी छूट का प्रावधान नहीं था। जाने की स्थिति में भी छूट का प्रावधान नहीं था। अस्थाई बंदोबस्ती वाले क्षेत्र में
किसानों के भूमि अधिकार समाप्त हो गए, किसानों के भूमि अधिकार समाप्त हो गए या भूमि अधिकार छीनकर जमींदारों को दे दिए गए, जमींदारों को दे दिए गए, और जमींदारों पर भी दे दिए गए तथा जमींदारों पर भी अंकुश लगाया गया, जमींदारों पर भी समय से भूराजस्व के भुगतान का कानूनी दांव लगाया गया या जमींदारों पर भी कानूनी प्रावधान लागू किए गए। अब क्या कह रहा है जरा समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत सारी बातों को मिला करके एक साथ मैंने लिख दिया है, तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई। किए गए, जरा समझते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए, सभी भूराजस्व व्यवस्था में भूराजस्व की मांग अत्यधिक रही और जिसमें फसल नष्ट हो जाने की स्थिति में भी छूट का प्रावधान नहीं था। अस्थायी बंदोबस्त वाली क्षेत्र में किसानों की भूमि अधिकार छीनकर जमींदारों को दे दिए गए तथा जमींदारों पर भी समय से भूराजस्व के भुगतान का कानूनी प्रावधान लागू कर दिया गया। यानी जमींदारों को कहा गया कि आपको भी भैया समय से भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन अधिकांशतः जमींदार इस उपाय को लागू करने में असफल रहते। जैसे जमींदारों को कहा गया कि आप समय से भूराजस्व का भुगतान कीजिए, किसानों का तो भूमि अधिकार समाप्त हो गया, अब जमींदार हो गए भूमि के मालिक, और जमींदारों को कहा गया कि आपको भी एक निश्चित तारीख तक जरूर भूराजस्व को भुगतान करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी। और शुरुआत के दौर में बड़े पैमाने पर जमींदारों की भी जमींदारी छीन ली गई। इस वजह से एक अनुपस्थित जमींदारी का संकट उत्पन्न हो जाता है, एक अनुपस्थित जमींदारी वर्ग का उदय हो जाता है। अब वो कौन है मैं बताता हूं एक लाइन लिख करके। कानूनी प्रावधान लागू किए गए, इस वजह से क्या होता है, इन प्रावधानों के कारण बड़े पैमाने पर जमींदारी छीनी गई, जिससे नए शहरी वर्ग जमींदार के रूप में स्थापित हुए, जमींदार के रूप में स्थापित हुए, जो पहले की तुलना में और अधिक शोषक थे। अब क्या कह रहा है यह देखते हैं, शोषक थे। और इसी व्यवस्था ने अनुपस्थित जमींदारी की समस्या को भी जन्म दिया, जरा समझेंगे क्या कह रहा है, ठीक है, एक बार समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सभी भूराजस्व व्यवस्था में भूराजस्व की मांग अत्यधिक रही, जिसमें फसल नष्ट हो जाने की स्थिति में भी छूट का प्रावधान नहीं था। अस्थायी बंदोबस्ती वाली क्षेत्र में किसानों की भूमि अधिकार छीनकर जमींदारों को दे दिए गए तथा जमींदारों पर भी समय से भूराजस्व के भुगतान का कानूनी प्रावधान लागू किया गया। इन प्रावधानों के कारण बड़े पैमाने पर जमींदारी छीनी गई, जिससे नए शहरी वर्ग जमींदार के रूप में स्थापित हुए, जो पहले की तुलना में और अधिक शोषक थे। इसी व्यवस्था ने अनुपस्थित जमींदारी की समस्या को भी जन्म दिया। अब कहना क्या चाह रहा है जरा देखिए। प्रावधान किया गया स्थायी बंदोबस्ती में कि भाई किसानों के भूमि अधिकार समाप्त हो जाएंगे और सभी भूमि का मालिक कौन हो जाएगा, जमींदार हो जाएगा। और जमींदारों को कहा गया कि आपको भी भाई समय से पेमेंट करना पड़ेगा, किसान दे ना दे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके जमींदारों को छीन लिया जाएगा। अब जमींदार और किसान लंबे समय से साथ रह रहे थे, ऐसा नहीं था कि ये जमींदार कहीं बाहर से आए हुए थे। ये बात ठीक है कि जमींदार अत्याचार करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन जमींदार और किसानों के बीच में एक रोटी बेटी का संबंध भी था। रोटी बेटी का संबंध मतलब होता है वैवाहिक संबंध भी स्थापित होता है और खान पान भी होता है। अगर जमींदार के घर में कोई फंक्शन है तो किसान उसमें आमंत्रित होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसान उस घर में प्रवेश नहीं करेगा।
क्योंकि दोनों एक ही गांव की उपज थे, एक ही क्षेत्र की उपज थे, और जमींदार भी प्रायः जमींदारों के कार्य भी चूंकि किसानों से ही चलते थे। जमींदार एक तरह से राजा हो गया उसके लिए और किसान उसकी प्रजा हो गई। तो किसानों के साथ उसके गहरे ताल्लुकात होते थे और कभी कभी जमींदार उनके दुख में साथ भी दे देता था। अगर कोई तत्कालिक कोई दुख हुआ तो राजा बाबू के यहाँ गए, राजा साहब के यहाँ गए और राजा साहब ने थोड़ी मदद भी कर दी। कई तरीके से मदद हो सकता है, जरूरी नहीं कि कैश ही दिया जाए। कपड़े से, जैसे जमींदार के बच्चे ने कपड़ा पहना और वो कपड़ा गरीबों के पास चला गया 1 साल के बाद, चूंकि उनके पास संसाधन की कमी है। फटे पुराने पहनने से अच्छा है, फटे कपड़े पहनने से अच्छा है कि किसी दूसरे का दिया हुआ कपड़ा ही पहन लो। केवल कपड़े की ही बात नहीं है, शादी विवाह में भी मदद कर देना या बहुत सारे संसाधनों के द्वारा मदद कर देना, थोड़ा सा छूट भी दे देना। अगर बहुत अधिक दुख में है कोई परिवार तो छूट भी दे दिया। तो इस प्रकार से जो पुराने जमींदार समूह थे वो कुछ न कुछ किसानों के साथ लगाव रखते थे। ठीक है, शोषण करते थे लेकिन लगाव भी रखते थे। अब क्या हुआ, जमींदारों को कहा कि अगर तुमने पैसा समय से जमा नहीं किया तो तुमको हटा देंगे, और उसकी जमींदारी ही छीन ली गई। और जमींदारी छीन करके क्या करेगा, ब्रिटिश कंपनी अपने पास रखेगी, वो दूसरे जमींदार को देगा, और दूसरा जमींदार तो वहां कोई है नहीं। तो शहर में जो उद्योगपति टाइप के लोग थे, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे भारतीय हो, वो फिर जमीन में निवेश करने लग जाते हैं। वो जमींदारी खरीद लेते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर बहुत फायदा है, और जब वो खरीदते हैं तब उनको लगता है अगर ये तो बड़ा घाटे का सौदा है, और फिर वो किसानों का शोषण करने लग जाते हैं। क्योंकि किसानों से उसका कोई लगाव भी नहीं है उस पुराने वाले जमींदार की वजह से, तो अब किसानों का और अधिक शोषण वो करेंगे। वो तो किसानों की चमड़ी उधेड़ देना चाहेंगे, क्योंकि उनको तो लगाव किसानों से है नहीं। क्योंकि जमींदार जो पहले वाले थे वो तो उसी क्षेत्र की पैदाइश थे, उसी क्षेत्र में किसान भी पैदा हो रहा है, वो भी हो रहा है, साथ ही उठना बैठना हो रहा है, तो उसका एक अलग लगाव था। और जो बाहर से शहरी वर्ग आकर के रहने लगा जमींदार के रूप में, वह अधिक शोषक होगा, वह अधिक शोषण करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर समय से हमने राजस्व का भुगतान नहीं किया तो हमारी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया ने, जो बाहर से आकर के लोग जमींदारी व्यवस्था में बसने लगे, उसने एक अनुपस्थित जमींदारी वर्ग को उत्पन्न किया। अनुपस्थित जमींदारी वर्ग क्या है कि जिसको हमने जमींदारी दी उसने ठेके पर उस जमींदारी व्यवस्था को दे दिया और फिर वो पलायन कर गए, यानी वहां से वो बाहर निकल गए। तो यानी उसको एक निश्चित पैसा मिलता रहा। जैसे मान लो कि किसी को हमने 100 रुपया देना है, जैसे मैं मान लो कि एक आप में से बच्चे जमींदार है और ब्रिटिशों ने कहा कि आपको 100 रुपये मुझे देना है महीने का, तो आपने 100 रुपया देना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आपको किसी ने अगर आकर के कह दिया कि आपको मैं 150 रुपया देता हूं, आप मुझे मेरे नाम से जमींदारी कर दो और आप फ्री हो जाओ, आपको हर महीने में 150 दूंगा। तो जबकि 100 रुपया जुटाना ही मुश्किल हो रहा था, 150 रुपये मिल रहा है, तो अंग्रेजों को भी दे दिया और अपना मुनाफा भी हमने साथ में रख लिया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ग अवस्थापित हो गए जो जमींदार तो नहीं थे, या जो जमींदार थे वो असल में अब वहां पर नहीं रह रहा है, वहां से वो रिप्लेस होकर के शहर में चला गया है। यानी जमींदारों ने अपनी जमींदारी को बेच दिया दूसरे हाथों में और खुद शहरी क्षेत्र में शिफ्ट कर गए, शहरी क्षेत्र में जाकर के रहने लगे। अगर यहां हम डालें अनुपस्थित जमींदारी क्या है, अनुपस्थित जमींदारी क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं कि जमींदारी का अनुबंध जमींदारी का अनुबंध जिसके साथ हुआ था, अनुबंध जिसके या जिस जमींदार के साथ हुआ था, उस जमींदार ने अपनी जमींदारी को, जिस जमींदार के साथ हुआ था उसने अपनी जमींदारी को या अपनी जमींदारी के अधिकार को दूसरे के हाथों में बेचकर अधिकार को दूसरे के हाथों में बेच दिया, अधिकार को दूसरे के हाथों में बेच दिया, दूसरे जमींदारों के हाथों में बेच दिया, दूसरे शहरी जमींदारों के हाथों में बेच दिया, जमींदारों के हाथों में बेच दिया, हाथों बेचकर या बेच दिया तथा स्वयं उस क्षेत्र से पलायन कर गए। बेच दिया तथा क्या होता है, तथा अपने जमींदारी दायित्व से मुक्त हो गए। जमींदारी दायित्व से क्या हो जाते हैं, दायित्व से मुक्त हो गए। और ऐसा क्या होता है, मुक्त हो गए। और यह प्रक्रिया इतनी लंबी चली, लंबी हो गई
कि स्वतंत्रता के काल में, स्वतंत्रता के समय एक एक जमींदारी पर, समय बंगाल क्षेत्र में एक एक जमींदारी पर 49 स्तर विकसित हो चुके थे। अनुपस्थित जमींदारी क्या है कि जमींदारी का अनुबंध जिस जमींदार के साथ हुआ था उसने जमींदारी के अधिकार को दूसरे शहरी जमींदारों के हाथों बेच दिया तथा अपने जमींदारी दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी लंबी थी कि जब स्वतंत्र भारत हो रहा था, लंबी थी कि स्वतंत्रता के समय बंगाल क्षेत्र में एक एक जमींदारी पर क्या होता है, जमींदारी पर 49 स्तर स्थापित हो गए, 49 स्तर स्थापित हो गए थे, 49 हो गए। अब 49 स्तर का मतलब क्या है कि जिसके साथ जमींदारी की गई उसने दूसरे को बेच दिया, फिर जिसने दूसरे को बेचा उसने भी तीसरे को बेच दिया, फिर उसने चौथे को बेच दिया, फिर पांचवें को बेच दिया, छठे को बेच दिया। और देखा गया कि इस 100 साल में एक ही जमींदारी 49 बार बिक गई थी। जब दस्तावेज का आकलन शुरू हुआ कि भाई जमींदारी उन्मूलन होगा तो वो जमींदार कहाँ है, होना तो नियम से उसी के परिवार को चाहिए था, लेकिन वो जमींदार कहाँ है पता ही नहीं चला। इसलिए बिहार उत्तर प्रदेश सबके क्षेत्र में देखेंगे भूमि अभिलेख उलझ गया है, वास्तविक मालिक ढूंढना मुश्किल हो गया, क्योंकि आप देखेंगे 49 स्तर है। एक जमींदारी जो पहले ब्रिटिशों ने किया था उसका 49 बार बिक्री हो चुका है, उस जमींदारी अधिकार का 49 टाइम्स बिक्री हो गया है। अब पता कैसे चलेगा कि ये जमींदारी किससे की गई थी? यह एक इससे हम क्या देखते हैं कि ठेकेदारी पर उठा देना, हाँ ठेकेदारी पर उठा देना है। गोरक्षनाथ पांडे ने कहा कि मैं जमींदार बन जाता हूं, लेकिन आप जमींदार बनेंगे कैसे? यहां तो 49 टाइम्स जमींदार बदल गया। हमने आपको दिया, आपने किसी और को दे दिया, किसी ने और को बेच दिया, सब ने अपना प्राइस बढ़ा बढ़ा करके बेच दिया। इस सारी प्रक्रिया, मान लो कि मुझे ब्रिटिशों ने कहा कि आप 100 रुपया देना, मैंने उसको 150 रुपये में बेच दिया किसी और को। गोरक्षनाथ पांडे को मैंने 150 रुपये में बेच दिया। और ये पांडे साहब भी बड़े होशियार निकले, इसने भी सोचा कि कौन मेहनत करे। किसी ने इसको कहा कि मैं तुम्हें 200 रुपया दूंगा, कहा कि ये भी ठीक है, तो वो 200 रुपया लेता है, देना तो उसको 150 रुपया उसने पहले वाले को दे दिया, 50 रुपया बैठे बैठे उसको मिल रहा है, क्या दिक्कत है? तो उसने कर दिया, 200 वाले को बेच दिया। 200 वाले को किसी ने कहा कि मैं तुमको 300 रुपया देता हूं, तो उसने 300 वाले को बेच दिया, 100 रुपया उसके जेब में आना शुरू हो गया। इस तरह से 49 टाइम्स जाकर के यह एक तरह से बिक जाता है। और इस समस्त प्रक्रिया में बढ़े हुए भूराजस्व का बोझ किसको उठाना पड़ा? भूराजस्व का बोझ किसानों को ही उठाना पड़ा, कौन देगा? ये भूराजस्व जो वसूली का धंधा चल रहा है, 100 रुपया देना किसानों के लिए मुश्किल था, अब 500 रुपया किसको देगा? किसान जो 100 रुपया नहीं दे पा रहा था, कालक्रम से उसके ऊपर 500 का बोझ आ गया। कौन देगा? ये जमींदार, किसान ही देगा। किसानों की स्थिति और दयनीय होती चली जाएगी। अगर कुछ बचत हो भी सकता था तो वह भी बचत नहीं होगा। रैयतवाड़ी क्षेत्र में क्या किया गया? यहां अगर मैंने हेडिंग दिया है तो मैं इसको फिर दूसरा लिख दूंगा कि यहां हेडिंग दिया था अस्थायी बंधु, नहीं ठीक है, हमने सीधे लिख दिया है, तो यहां पर पैराग्राफ चेंज करेंगे या मैं कलर चेंज कर देता हूं। रैयतवाड़ी क्षेत्र में जमींदार भले नहीं थे, रैयतवाड़ी क्षेत्र में जमींदार नहीं थे, जमींदार भले नहीं थे, लेकिन किसानों का शोषण नहीं रुका, किसानों का शोषण पूर्ववत होता रहा। कैसे होता रहा? यहां देखेंगे भले इसकी प्रक्रिया अलग रही, जैसे कैसे प्रक्रिया अलग रही? पहला तो हम देखते हैं कि क्या प्रक्रिया रही कि रैयतवाड़ी
क्षेत्र में ब्रिटिशों ने भूराजस्व की दर अधिक रखी। ब्रिटिशों ने या रैयतवाड़ी क्षेत्र में भूराजस्व की दर अधिक थी, भूराजस्व की दर अधिक थी। यहां पर हम क्या देखते हैं, इस क्षेत्र में भूमि को विक्रय योग्य बना दिया गया, विक्रय योग्य तथा गिरवी रखने योग्य बना दिया गया, गिरवी रखने योग्य बना दिया गया ताकि किसान अपनी नकदी की समस्या को, ताकि किसान क्या कर सके, किसान नकदी की समस्या का समाधान कर पाए, लेकिन संस्थागत ऋणों का विकास नहीं किया गया, संस्थागत ऋण व्यवस्था का विकास नहीं किया गया, ऋण व्यवस्था का विकास नहीं किया गया। फलतः यहां क्या होता है, नहीं किया गया, फलतः यहां पर क्या हो जाता है, परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में साहूकारों तथा महाजनों के द्वारा अनर्गल शर्तों के साथ किसानों को कर्ज दिया गया तथा उनके भूमि पर अधिकार किया गया। बड़ा दर्दनाक है। यहां पर मदर इंडिया एक फिल्म आई थी बहुत पहले, मदर इंडिया नाम से एक फिल्म आई थी, उसमें इस बात को दिखाया था। हाँ, कितना बड़ा शोषण हुआ होगा समझ सकते हैं। जमींदारी का स्तर बढ़ा तो स्वाभाविक है ना, जमींदारी का स्तर बढ़ता चला गया तो जो पहले किसान 100 रुपया देता था अब वो 500 रुपया दे रहा है। 100 रुपया देना ही किसानों के लिए भारी था तो 500 कहां से देगा। आप समझ सकते हैं किसानों के खून का एक एक बूंद निचोड़ लिया गया इन जमींदारों के द्वारा या ब्रिटिश व्यवस्था के कारण। ब्रिटिश इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। एक और पचड़ा इसमें था, मैं आगे लिखा देता हूं। अब देखिए, रैयतवाड़ी क्षेत्र में जमींदार भले नहीं थे लेकिन किसानों का शोषण पूर्ववत होता रहा, भले इसकी प्रक्रिया अलग रही। कैसे? रैयतवाड़ी क्षेत्र में भूराजस्व की दर अधिक थी। इस क्षेत्र में भूमि को विक्रय योग्य या गिरवी रखने योग्य बना दिया गया। कहा गया कि आप अपनी भूमिका को बेच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कृषि नहीं कर पाएंगे तो आप अपनी भूमि को बेच लीजिए, पैसा मिल जाएगा और अपना कर्जा चुका दीजिएगा। या आपको लगता है कि थोड़ा सा गिरवी रख सकते हैं, यानी कुछ पैसा उठा करके अपने भूमि पर और खेती हम कर सकते हैं, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। ये कानूनी मतलब प्रावधान कर दिया गया। अब इसके ताक में और संस्थागत ऋण की व्यवस्था नहीं की गई। जैसे अभी देखेंगे कि अभी भी भूमि का विक्रय हो सकता है, गिरवी रखा जा सकता है, लेकिन अभी बैंक फाइनेंस करने के लिए तैयार रहती है। बहुत हद तक किसान क्रेडिट कार्ड है या अन्य तरीके से बैंक बहुत हद तक सहायता किसानों को कर सकती है। अभी भी महाजन सेठ साहूकार तो है ही अपनी जगह, वह तो अपने पास है ही। उस समय तो वो बैंक था ही नहीं, वहां तो सेठ साहूकार महाजन थे जिसका उद्देश्य ही था कि बहुत अधिक ब्याज दर पर हम पैसा देंगे और खाली पेज पर टिप्पा लगा लेंगे और उस पर जो मन हुआ वो अपना भर दिया। किसान लाचार होते थे, जब बच्चा बीमार पड़ जाएगा किसानों का और उस समय किसी से पैसा मांगने के लिए जाएगा तो वो देखने लगेगा कि क्या शर्त है, नहीं, उसको चाहिए किसी तरह से पैसा। तो यहां पर सेठ साहूकार महाजन, जो सूद पर देने वाला पैसा होता है उसको महाजन कहते हैं। तो महाजन आदि क्या करते हैं? किसानों का भरपूर शोषण करते हैं। भरपूर का मतलब अति शोषण करते, अतिशय। जैसे क्या हुआ कि किसान ने कर्जा लिया, कर्जा नहीं चुकाया तो खेत पर भी कब्जा कर लिया महाजनों ने और कहा कि भाई अभी भी तुम्हारा कर्जा नहीं चुका है, तुम इसी खेत पर मजदूरी करो और कर्जा चुकाओ। ताउम्र वो कर्जा अपने तो नहीं चुका पाता था, उसका बेटा पोता भी नहीं चुका पाता था। महाजनों का जाल ऐसा था। और जो पुलिस प्रशासन है, न्याय तंत्र है, वह इन्हीं महाजनों का साथ देती थी। तो किसानों का सुनने वाला कोई बचा ही नहीं।
किसानों की भयानक दुर्दशा हो जाती है। इस क्षेत्र में भूमि को विक्रय योग्य तथा गिरवी रखने योग्य बना दिया गया ताकि किसान नकदी की समस्या का समाधान कर पाए, लेकिन संस्थागत ऋण का विकास नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में साहूकारों और महाजनों के द्वारा अनर्गल शर्तों के साथ किसानों को कर्ज दिया गया तथा उनके भूमि पर अधिकार किया गया। किसानों के हितों की रक्षा ना तो न्यायालय में हो पाई, हितों की रक्षा ना तो पुलिस प्रशासन कर सका और ना ही न्यायालय गलत लिख दिया क्या? हाँ, गलत लिखा हुआ है। ना ही उसे न्यायालय से न्याय मिल पाया, न्यायालय से न्याय मिल पाया। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि ना तो पुलिस प्रशासन से उसे, चूंकि पुलिस प्रशासन भी जमींदार या महाजनों के अंडर में ही रहता है, अभी भी रहता है, अभी भी देखिएगा जिसके पास पैसा है पुलिस उसकी हेल्प कर देती है, गलत रिपोर्ट बना देता है, बहुत सारी चीजों को हमने अभी देखा है। और न्यायालय इतना दूर है, इतना विलंबकारी है, वकील का पैसा देते देते ही मर जाएगा, 7 पुश्त मर जाएगा, तब भी वकील का पैसा वो नहीं दे पाएगा, और न्याय फैसला भी होगा उसके पक्ष में कि नहीं, यह भी कहना मुश्किल है। इसलिए लगातार यहां पर किसानों का भयानक से भयानक शोषण होता रहा। ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था में ब्रिटिशों ने जब भूराजस्व व्यवस्था लागू की थी, भूराजस्व की नई व्यवस्था लागू की थी तो अपेक्षा रखी गई थी कि जमींदारों या अन्य के द्वारा, ठीक है, जमींदारों अथवा अन्य मध्यस्थ वर्गों के द्वारा क्या किया जाएगा? द्वारा भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में निवेश किया जाएगा, को बढ़ाने में इनके द्वारा निवेश किया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं हुआ। लेकिन जमींदारों ने ऐसा कुछ नहीं किया। जमींदारों ने कृषि विकास में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जमींदारों ने कृषि विकास में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक यहां पर आपको दिखाई, कृषि का मशीनीकरण नहीं हो पाया। और यहां तक कि लोहे के हल भी बहुत कम मात्रा में थे। लकड़ी के हलों से ही खेती होती थी, मात्रा में थे। लकड़ी के हलों से ही खेती होती थी और सरकार ने भी से ही खेती होती थी। फलतः क्या होगा? खेती होती थी। फलतः क्या होगा? फलतः भारतीय कृषि व्यवस्था पिछड़ी की पिछड़ी रह गई। यहां पर जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एक डाटा मिलेगा। जो लोहे वाला हल है ना, लोहे का हल और लकड़ी का हल, इसका एक डाटा दिया गया है एनसीईआरटी की किताब में। एक यहां पर आपको डाटा दिया गया है कि लोहे का हल और लकड़ी का हल दोनों का क्या होगा, एक डाटा यहां पर दिया गया है कि लोहे के हल से हमें क्या मिल रहा है और लकड़ी के हल से हमें क्या मिल रहा है। इसका एक डाटा भी दिया गया है।
तो डाटा को जरा वहां पर आप एक बार इससे देख लीजिएगा, जो डाटा है ना उसको देख लीजिएगा एनसीईआरटी वाली किताब से। वहां पर मैंने यहाँ डाटा आपको लिखाना उचित नहीं समझा, और जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते होंगे मेरे साथ, हाँ, पूरा शासन ही विनाशक था। आप महसूस करिए इस बात को कि कितना बुरा प्रभाव रहा था, कितना बुरा प्रभाव रहा होगा। जबकि मैं कुछ शब्दों में आपको बता पा रहा हूं, तो यह समझ सकते हैं आप, मतलब मेरे नजर से आप समझ सकते हैं कि कितना यहां पर भू राजस्व का दुष्प्रभाव रहा होगा, या किसान व्यवस्था का कितना बड़ा जो कृषि व्यवस्था है उसका दुष्प्रभाव रहा होगा। एक हल वाला मैं डाटा देख रहा था कि कहीं पर था आपका, कि जो लकड़ी के हल थे वह कितने थे और लोहे के हल कितने थे। इसका मैंने शायद यहाँ कहीं पढ़ते वक्त डाटा देखा था। मैं किताब देख रहा हूँ उस चीज़ को, तो मुझे लगता है तेज़ी से मैं देख रहा हूँ तो शायद पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन एक बार देखेंगे तो आप एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है, वह दिया हुआ है, ठीक है। कहीं पर दिया हुआ था, मैंने देखा कि जो निवेश था ना वह, एक मिनट में देख ही लेता हूं। आप एक बार एनसीईआरटी देख लीजिए, मुझे मिला तो नहीं, लेकिन मैं एनसीईआरटी को देख रहा था यहाँ पर कि एनसीईआरटी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर मुझे वो डाटा तेजी से देखने पर कहीं मिल नहीं रहा है। मुझे याद है कि लेकिन इसमें एक डाटा मैंने पढ़ा हुआ था कि जो कृषि के हल थे वो कैसे लकड़ी के थे और लोहे के हल से क्या होगा पता है। लोहे का अगर हल होता है तो लोहे के हल से अधिक गहरी जुताई होगी, जिसे अभी आप ट्रैक्टर से देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जुताई हो पाती है। लेकिन जो अगर लकड़ी का हल होगा, लकड़ी के हल से हम क्या देखेंगे, वैसी जुताई नहीं हो पाएगी जैसा कि लोहे के हल से होगा, जैसे अभी ट्रैक्टर से हम जितनी जुताई करते हैं। मुझे पता नहीं वो डाटा नहीं दिख रहा है, डाटा वो नहीं दिख रहा है, लेकिन है इसमें कहीं ना कहीं डाटा, मैंने देखा था कहीं डाटा तो है इसमें, मैं एक बार देख लूंगा, आप भी देख लीजिएगा कहीं लिखा होगा, अभी बेकार में टाइम लग जाएगा। कृषि का मशीनीकरण नहीं हो पाया, यहां तक कि लोहे के हल भी बहुत कम मात्रा में थे, लकड़ी के हलों से ही खेती होती थी। फलतः भारतीय कृषि व्यवस्था पिछड़ी रह जाती है और इसमें सुधार नहीं हो पाता है, ठीक है। लोहे का, अच्छा, 9,30,93,000 के आसपास लोहे का हल था, नहीं, एक बार देख लीजिएगा। लकड़ी के हल से पहले होती थी, हड़प्पा सभ्यता में खेती नहीं होती थी, लकड़ी के हल से पहले नहीं होती थी खेती, बिल्कुल होती थी। इसने हमने क्या देखा, एक तरह से हमने क्या देखा कि इस प्रक्रिया ने किसानों को बुरी तरह से प्रभावित किया। इस प्रक्रिया ने क्या कर दिया कि किसानों को बुरी तरह से प्रभावित किया। इस समस्त प्रक्रिया ने, ऐसे लिख दीजिएगा, इस समस्त प्रक्रिया ने किसानों को ऋणग्रस्तता के दलदल में धकेल दिया। इस समस्त प्रक्रिया ने किसानों को ऋणग्रस्तता के दलदल में धकेल दिया, जहां वह एक ऋण चुकाने के लिए, जहां वह क्या करता था, वहां ऋण जाल में फंस गया। मैं सीधे कह देता हूं ऋण जाल, वह ऋण जाल में फंस गया। और ऋण जाल आप समझते हैं कि एक ऋण को चुकाने के लिए दूसरे ऋण को लेना, ऋण जाल में फंस गया। इसका सीधा दुष्परिणाम क्या होता है, दुष्परिणाम फसल की उत्पादकता पर बढ़ा, उत्पादकता पर पड़ा, जिसने ब्रिटिश काल में अकालों की बारंबारता बढ़ाई, अकालों की बारंबारता बढ़ाई, जिसके चपेट में
आने पर हर साल लाखों किसान जान गंवाते रहे। हर साल लाखों किसान जान गंवाते रहे, जान गंवाते रहे। हर साल लाखों किसान जान गंवाते रहे। अकाल, अकाल का मतलब है किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होना, किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा है। लाखों लाख किसान यहां पर जान गंवाते रहे। एवरी ईयर, बड़े पैमाने पर किसान यहां पर जान गंवाते रहे। एक छोटा सा पार्ट होगा उद्योग वाला, लेकिन आज उसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम की क्लास है, तो उसके लिए थोड़ा मैं पहले ही आज की क्लास को ड्रॉप करूंगा। मतलब वैसे 2 घंटे चलाते तो वो चैप्टर ही आज आपका समाप्त हो जाता। थोड़ा सा उद्योग वाला एक पार्ट बचा हुआ है, कल मैं उसको शुरुआत करूंगा, फिर दूसरे चैप्टर को भी साथ ले लूंगा। तो आप उस चैप्टर को भी पढ़ करके रखिएगा ताकि दिक्कत नहीं हो। हाँ ठीक है, संजना मिल गया ना? हाँ, क्लास के बाद देख लीजिएगा। 3,18,00,000 लकड़ी का हल था, सिखाने का। देखिए ये डाटा, यही डाटा मैं खोज रहा था जो मुझे उस बुक में मिला नहीं, कहीं होगा। 3,18,00,000 लकड़ी का हल था और 91 में यानी 1951 में केवल 93,000 या 9,30,000 ही लोहे का हल था। ये 1951 की बात हो रही है, जब भारत स्वतंत्र हो गया तब की बात हो रही है। 3 करोड़ लकड़ी का हल तब भी है और केवल 9 लाख के आसपास लोहे का हल बन पाया था। आप समझ सकते हैं कि पिछड़ी व्यवस्था कितनी है। थोड़ा सा इंपैक्ट और भी इसके साथ देख सकते हैं। इंपैक्ट को समझने में अगर कोई दिक्कत हो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मान लो कि किसी बच्चे को ये पूरा इंपैक्ट समझने में दिक्कत हो, मैसेज कर सकते हैं। मान लो कोई भी टर्म, क्योंकि ये क्या है ना कि थोड़ा सा अपने मन से सोच करके कुछ पॉइंट निकालने का है। जब तक आप इसको फील नहीं करेंगे, दर्द को महसूस नहीं करेंगे किसानों को, तो बातें बहुत कुछ समझ में आएगी नहीं। और इसको केवल किताबों की भाषा में नहीं समझेंगे, इसको अपनी भाषा में समझने की आवश्यकता होगी। तो आशा करता हूं कि सारी बातें समझ पा रहे हैं। कल मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, थोड़ा सा पार्ट बचा रह गया है और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसको, जो स्वतंत्रता संघर्ष वाला है, मूलतः 3 चैप्टर आपका बड़ा बचा रह गया है। 8वां समाप्त हो जाएगा तो 9, 10, 11, 12, 13 4-5 चैप्टर वैसे दिख रहा है, लेकिन ये चैप्टर उतने बड़े कुछ नहीं होंगे, कुछ चैप्टर तो बड़े होंगे। तो खैर जैसे भी हो जो भी हो, क्लास तो खत्म करना ही है और 2-2 घंटे की अगर क्लास होती है तो हम करते रहते हैं। तो वैसे जहाँ तक मुझे सूचना मिल रही है कि 31 से लेकर के 3 तारीख तक आपकी क्लास नहीं होगी दीपावली के वजह से। तो चलिए क्लास बंद कर देंगे, अगर ऐसा होता है तो क्लास को बंद कर देंगे और फिर दीपावली के बाद यानी मंडे से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन 31 के बाद 30 तारीख तक क्लास लेंगे ही लेंगे। 30 को थोड़ा मीटिंग वगैरह भी रखना होता है, लेकिन फिर भी क्लास आपका 30 को होगा। और आप लोग वैसे भी रिकॉर्डेड वगैरह देख लेते हैं तो आपको बहुत परेशानी होगी नहीं। तो 30 तारीख तक क्लास लेंगे, हो सकता है 31 से आपकी छुट्टी रहे, हो सकता है। आप लोग इजाज़त देंगे तो दीपावली की सुबह से फिर क्लास शुरू कर देंगे। मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं तो यहीं रहूँगा। तो जैसी ज़रूरत होगी वैसा कर लेंगे। बाय एंड टेक केयर।